नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर आज हो गया है 9 अप्रैल। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। यूएनजीए में रूस का समर्थन करने पर अमेरिका समेत नाटो ने दी भारत को धमकी। पीएम मोदी और भारत ने दिया करारा जवाब। कहा किसी भी तरीके से दबाव महसूस करेगा भारत तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार। दबाव में कभी भी काम नहीं करेगा भारत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां यूएनजीए में बैन होते ही खूंखार हुए पुतिन। बरसाई ताबड़तोड़ मिसाइल, 100 से ज्यादा यूक्रेनी की हुई मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। युद्ध जो है दूसरे स्टेज में पहुंच रहा है, यानी खतरनाक युद्ध। तीसरी बड़ी अपडेट, आज पाकिस्तान में सत्ता जाने वाली है इमरान खान की। आज होने वाला है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। उससे ठीक पहले इमरान खान समेत पूरी कैबिनेट के इस्तीफा, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, फ्रांस ने एक नया कदम उठाया। फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का वादा, हिजाब पहनने पर मुसलमानों को देना होगा जुर्माना अगर सत्ता में आएगी सरकार। यानी मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस में बड़े ऐलान, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब चीन की हुई एंट्री। चीन ने यूक्रेन सरकार पर किए साइबर हमले। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हाफिज सईद को 31 साल कैद की सजा। पाकिस्तान एंटी टेरर कोर्ट का बड़ा फैसला, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, नाटो समेत अमेरिका ने भारत को दी धमकी। कहा यूएनजीए में वोटिंग ना करना, रूस के साथ दोस्ती के भुगतने होंगे अंजाम। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने भी दी खुली धमकी। युद्ध में सीधा सीधा कूदते नजर आ रहा है भारत। दोस्तों अमेरिका लगातार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। नाटो देशों समेत यूरोपीय देशों ने भारत को एक तरीके से इस पर यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि नाटो समेत यूरोपीय देशों और अमेरिका ने भारत को धमकी दे दी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब भारत को तमाम देश इसलिए धमकी दे रहे हैं कि आप रूस से दोस्ती क्यों निभा रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल, और भारत जो है अभी इस बीच मझधार में फंस गया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, पहले अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। अमेरिका ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत और चीन के निर्णय से हमें निराशा हुई है। ब्रायन डीन ने कहा है कि अमेरिका भारत को लगातार अपील कर रहा था कि वो रूस के खिलाफ वोट करे और रूस से दोस्ती, भारत को परिणाम भुगतने होंगे। और भारत जो है जिस तरीके से रूस को आर्थिक तौर पर अभी तक दोस्तों आपको बता दें तेल ही खरीद रहे थे, अब कई और चीजें जो है भारत खरीदने जा रहा है। यही कारण है कि लगातार अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, जबकि भारत की तरफ से जवाब आया है कि रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है। इसके साथ ही भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत की अमेरिका की दो टुकड़ा की रूस के अलावा कहीं से हम हथियार खरीदते हैं तो हमें महंगा सौदा होता है, इसलिए हम रूस के साथ दोस्ती हमारी जारी रहेगी, हम रूस से दोस्ती नहीं करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, अमेरिका और नाटो को भारत ने सीधी चेतावनी दी है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत को अपने देश के हितों में क्या फैसला लेना है उसे अच्छी तरीके से पता है। दुनिया का कोई देश किसी भी बिना दबाव के भारत काम करेगा और तटस्थ रहेगा। यानी भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्वयं डेवलप करता है, वो किसी की दबाव में काम करने वाला नहीं है। तो ये भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को भी जो खामियाजा भुगतना होगा वो कहीं ना कहीं भारत इसके लिए तैयार है और उन देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। यही कारण है कि अब जल्द ही अमेरिका दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जाने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, नहीं सहेंगे दबाव भले बढ़ जाए तनाव। अमेरिका से वार्ता से पहले रूस को भारत का क्लियर स्टैंड। ये हमने आपको बताया कि 2+2 वार्ता से ठीक पहले रूस के साथ आर्थिक संबंधों के प्रति अमेरिका जिस तरीके से धमकी दे रहा है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम दबाव में भारत कभी भी काम नहीं करेगा, तनाव चाहे कितना भी बढ़ जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, यूएनजीए में बैन होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद बौखलाया पुतिन हुए और खूंखार। ताबड़तोड़ बरसाई मिसाइलें, 100 से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन के शुक्रवार को रॉकेट हमला किया गया है। तो आपको बता दें कि रशिया ने मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ अटैक किया, जिससे 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर निकल के आ रही है। आपको
आपको बता दें पूर्वी यूक्रेन के कामटॉस्क रेलवे स्टेशन पर यह हमला किया गया है। लोग युद्ध से बचने के लिए यहाँ ट्रेन के जरिए देश के अन्य हिस्सों में जा रहे थे। तभी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने यूक्रेन छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। रेलवे कंपनी ने कहा है कि क्रेमस्टोर्क शहर के रेलवे स्टेशन पर रूस के 2 रॉकेट आ गिरे और स्टेशन पर इस्तेमाल शहर के नागरिकों को युद्ध शुरू होने के बाद रूस की सेना की गोलीबारी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो दोस्तों पुतिन और खूंखार हो गए हैं। दुनिया के उन देशों को धमकी दे दी है जिन्होंने रूस के खिलाफ यूएनजीए में मतदान किया है। जिन देशों ने यूएनजीए में पुतिन और रूस के खिलाफ मतदान किया है उसे पुतिन ने धमकी दी है परिणाम भुगतने की। ये बेहद बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आज इमरान खान के दिन बेहद अहम। नेशनल असेंबली ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद सत्र आयोजित आज होने वाला है प्रस्ताव। बड़ी खबर, वोटिंग होगी। आपको बता दें इमरान खान के लिए आज बेहद अहम दिन होने जा रहा है। शनिवार को इमरान खान के सियासी भाग्य का फैसला होगा। इसी बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सचिवालय ने शुक्रवार को इमरान खान के खिलाफ शनिवार सुबह 7:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्र आयोजित करने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने विश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद उठाए गए सभी कदमों को रद्द कर दिया गया। नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया गया है और आज वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से ठीक पहले इमरान और इमरान का मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा देने की ऐलान कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इमरान खान की गिरफ्तारी होने जा रही है। एक और अपडेट लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का वादा, हिजाब पहनने पर मुसलमानों को देना होगा जुर्माना। दरअसल आपको बता दें फ्रांस में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इससे पहले उम्मीदवारों के बीच मतदाताओं को लुभाने की होड़ सी लग गई है। दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन ने गुरुवार को घोषणा की है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनकर आती हैं तो वो सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने वाले का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के दावेदार में इमैनुअल मैक्रों के टक्कर का कोई नहीं है, लेकिन पेन ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया है और वो कहे जाने लगा है कि वो मैक्रो को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। आरटीएल रेडियो से बातचीत करते हुए ले पेन ने कहा है कि जिस तरीके से गाड़ियों में सीट बेल्ट पहनने को अनिवार्य बनाया गया है उसी तरीके से ये फैसला भी लागू किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट, रूस यूक्रेन के बीच चीन ने तो उन्होंने जिस तरीके से ये बातें कही कि हिजाब पहनने पर मुसलमानों को देना होगा जुर्माना, ये मुद्दे जो है उठ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कूदा चीन, यूक्रेन की सरकार पर किया साइबर अटैक। जी हाँ, कई वेबसाइट हुई क्रैश। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ढेरों हैकिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कई हैकर्स यूक्रेन की खुफिया जानकारी निकालने के लिए सरकारी वेबसाइटों को अटैक कर रहे हैं। वहीं इनमें से कई हैकिंग के मामले चीन से जोड़े जा रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन के खिलाफ लगातार साइबर हमले हो रहे हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो चीन के साथ संबंध है। ये साइबर अटैक्स यूक्रेनी सरकार को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं और इनके लिंक वो चीन से मिल रहे हैं। यही कारण है कि चीन को जो हैकर बड़ी शार्प माने जा रहे हैं और रशिया के इशारे पर चाइनीज जो हैकर हैं वो यूक्रेन की तमाम सरकारी वेबसाइटों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन की सरकार की तमाम वेबसाइटें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धरातल पर तो यूक्रेन को नुकसान हो ही रहा है, साइबर अटैक के जरिए उसकी पूरी मशीनरी सिस्टम भी ध्वस्त पड़ गई है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक डबल वार के रूप में यूक्रेन के सामने रूस और चाइना दोनों ने हमला कर दिया है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, हाफिज सईद को 31 साल कैद की सजा, पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्वी यूक्रेन के आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई, जहां हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, पाकिस्तान ने मीडिया ने जानकारी दी है कि मुंबई हमले का 2008 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल कैद की सजा सुना दी है। साथ ही कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। यह बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान ने इस वक्त खबर आई है जहां पे इमरान खान की सत्ता से विदाई होने वाली है और इमरान खान के जितने भी सिपा सलार हैं उनकी भी जेल में जाने वाले हैं। तो वहां की कोर्ट जो है इस समय एक्टिव है और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोर्ट ताबड़तोड़ फैसला ले रहा है, जिनमें बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि
हाफिज सईद 31 साल तक नप गया है और वो 31 साल तक जेल में ही रहने के आदेश दे दिए गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है नेपाल की अर्थव्यवस्था, केंद्रीय बैंक ने किया आगाह। श्रीलंका की तरह स्थिति होने की तबाही पे आया नेपाल भी। जी हाँ, श्रीलंका की तरह नेपाल की अर्थव्यवस्था भी कभी भी भरभरा कर गिर सकती है और नेपाली केंद्रीय बैंक ने इसे लेकर देश की सरकार को अलर्ट कर दिया है। नेपाल की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नेपाली केंद्रीय मंत्री बैंक पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। आपको बता दें कि और केंद्रीय बैंक ने नेपाली मंत्रालय को लिखी एक चिट्ठी को आगाह करते हुए कहा है कि सरकार को फौरन पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर नियंत्रण लगाना चाहिए। नेपाली केंद्रीय बैंकों ने देश के वित्त मंत्रालय को जो चेतावनी भरी चिट्ठी भेजी है उसमें सरकार ने कहा गया है कि सरकार को फौरन गाड़ियों के साथ साथ दूसरी चीजों पर दी जाने वाले लोन पर रोक लगनी चाहिए। देश के दरवाजों पर खड़े बड़े आर्थिक संकट को देखते हुए नेपाल राष्ट्रीय बैंक की वित्त मंत्रालय को निर्देश किया है, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ईंधन के आयात पर नियंत्रण जरूरी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, जहां चीन के शंघाई शहर में बेकाबू हुआ कोरोना, ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते लागू है लॉकडाउन, बिना खाना पानी घरों में कैद हैं लाखों। दरअसल चीन के सबसे बड़े शहरों में एक शंघाई कोरोना वायरस से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने यहाँ लॉकडाउन लागू किया हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लगे सख्त लॉकडाउन के चलते अब शंघाई में लोगों के खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। शहर के लोगों को घरों से बाहर निकालने की रोक लगा दी गई, यहाँ तक कि उन्हें राशन लेने के लिए भी बाहर जाने की मनाही है। गुरुवार को शंघाई में 20,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि शहर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो इसे सुधारने में लगे हुए हैं। तो ये एक तरीके से अगली अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तानियों को लगने वाला है डबल झटका। एक तरफ इमरान खान की सत्ता भी जाने वाली है तो दूसरी तरफ इमरान खान की अर्थव्यवस्था भी पाकिस्तान की चौपट होने वाली है। पाकिस्तानी रुपए को ले डूबी है इमरान सरकार की बेवकूफ़ी। ऐतिहासिक रूप से कम हुई कीमतें भारत के मुकाबले है बेहद खतरनाक स्तर पे। पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट का दौर जारी है। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक उठापटक पर असर पाकिस्तानी रुपए पर सीधा देखने को मिल रहा। गुरुवार को पाकिस्तान रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरते हुए 179 रुपए तक पहुंच गया। इस तरीके से इसका लगातार नीचे की तरफ गिरना जारी रहा। रुपए में हो रही गिरावट के पीछे एक ही वजह हाल ही के समय में पैदा हुआ राजनीतिक संकट है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP मौजूद विनियमन दर की स्थिति पर चुप्पी साधे हुई है। दोस्तों, श्रीलंका के जो हालात हैं, अगर हम कहें कि आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात उससे भी बदतर होने वाले हैं तो ये गलत नहीं है। आपको बता दें कि चाइना से कर्ज लेने वाला पाकिस्तान अब पूरी तरीके से घिर चुका है। इमरान खान के सरकार पर भी बहुत ज़्यादा दिन तक सरकार चलाने का पैसा बचा नहीं है। इमरान खान को भी अब चाइना भी धीरे धीरे हाथ खड़े कर रहा है। इमरान खान के साथ नज़दीकियां चाइना के राष्ट्रपति के साथ जगजाहिर थी, लेकिन वर्तमान में जो सरकार आने वाली है उससे नज़दीकियां जो हैं उस लेवल की नहीं हैं जिस लेवल पे ये होनी चाहिए थी। यही कारण है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को जो कर्ज है वो देना पड़ेगा चाइना को, और अगर नहीं दिया तो आने वाले समय में चाइना से भी टकराहट की खबरें देखने को आप मिल सकती है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दलों ने सरकार को दे दी सीधी धमकी। कहा अगर वित्तीय संकट नहीं हुआ दूर तो लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। यानी दोस्तों, एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है श्रीलंका में, तो वहीं दूसरी तरफ बजट का भी संकट खड़ा हो गया है। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल ने भी सरकार को धमकी दे दी है। कहा है कि अगर वित्तीय संकट दूर नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से लाएंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट गहरा जा रहा है। ऐसे में इन सभी से निपटने के लिए सरकार अपनी योजनाओं के बनाने में जुट गई है। हालांकि देश में ईंधन और दवाओं की कमी हो गई है, जिसके चलते लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्थिक संकट को दूर करने में नाकामयाब रहे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर लगातार जनता की तरफ से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी श्रीलंका सरकार के विरोध में उतरे हैं। डाक और दूरसंचार सेवा संघ के सहायक सचिव अनुरुद्ध दास नायक ने कहा है कि हम एक गहरा आर्थिक संकट देख रहे हैं, हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। हालांकि श्रीलंका सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजपक्षे किसी भी सूरत में अपने पद से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं।
रूसी कोयले पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय संघ तैयार, भारत ने डबल कर दी खरीदारी। दोस्तों, रूस के प्रतिबंधों के नए फहरिस्त को लेकर यूरोपीय संघ तैयार हो गया है और इस बार रूसी कोयलों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन पर हमला करने और भीषण तबाही मचाने के लिए यूरोपीय संघ रूसी कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो गया और DW न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय ब्लॉक द्वारा उपायों को मंजूरी देने के बाद शुक्रवार को प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। यूरोपीय परिषद के वर्तमान फ्रांसीसी अध्यक्ष वार्डेन लेवेन ने गुरुवार देर रात कहा है कि यूरोपीय संघ ने रूसी कोयले की आयात पर लेटेस्ट प्रतिबंध लगाने की राजनीतिक मंजूरी दे दी है। DW न्यूज़ की रिपोर्ट्स के अनुसार कॉरपार के नाम से जाने वाले प्रत्येक सदस्य के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के युक्त मुख्य तैयारी निकाय के रूस कोयले के आयात पर रोक सहित प्रतिबंधों का संघ है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आपको बता दें केंद्रीय कैबिनेट में की गई बड़े फैसले, पोषण युक्त चावल के वितरण और अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार की मिली मंजूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल के वितरण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पोषण युक्त चावल के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और अन्य योजनाओं के तहत 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए सब चीज़ें बताई। उन्होंने कहा है भारतीय खाद्य निगम FCI के राज्यों की एजेंसियों ने पहले ही 88 लाख टन अतिरिक्त पोषण युक्त चावल की खरीद को मंजूरी दे दी हुई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें नए प्रतिबंधों पर रूस की अमेरिका को धमकी, कह दिया करारा जवाब मिलेगा और दुश्मन की होगी शर्मनाक हार। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। हर रोज बेकसूर यूक्रेनी नागरिकों की जाने जा रही हैं। उधर अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का रूस के रवैयों पर कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को वाशिंगटन के नए प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। मंत्रालय को उत्तर अमेरिकी मामलों के विभाग के प्रमुख अलेक्जेंडर डार्च्यू का हवाला देते हुए एक बयान में कहा गया है कि हम जल्द ही भविष्य में जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूसी अमेरिकी संबंधों में दरार का कारण वाशिंगटन बताया है और उन्हें रूस ने एक बार फिर से हिदायत भी दे डाली है। हम चलते हैं और अपडेट। DRDO फ्लाइट टेस्ट, जी हाँ, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड। रामजेट का सफल परीक्षण, मिसाइलों की बढ़ेगी क्षमता। भारत ने किया वो, DRDO ने वो किया जो अभी तक ना हुआ। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO शुक्रवार को सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रामजेट के उड़ान का सफल परीक्षण किया। SFRD को हैदराबाद के रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। इनमें यानी एक अन्य प्रयोगशालाओं जैसे हैदराबाद की RCI व पुणे की HEMRL ने सहयोग दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर DRDO को शुभकामनाएं दी हैं और कहा यह है कि देश में जटिल मिसाइल तकनीकी के विकास का अहम पड़ाव है। डिजाइन, विकास व टेस्टिंग के कार्यों में जुटी टीमों को बधाई देते हुए DRDO के अध्यक्ष व डॉक्टर सतीश रेड्डी ने कहा है कि SFDR के सफल ट्रायल के बाद हवा से हवा मिसाइलों को दूरी बढ़ाई जा सकेगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी की जेलों में बजेगा गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र। धार्मिक प्रवचन का ऑडियो प्रसारण भी होगा। मदरसों भी कायाकल्प की तैयारी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें यूपी के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने निर्देश जारी किए हैं। जेलों में अब गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बजाया जाएगा। इस फैसले के पीछे प्रजापति ने बताया है कि कैदियों की मानसिक शांति के लिए ऐसा फैसला किया गया है। टीवी चैनल न्यूज़ 18 यूपी से बातचीत करते हुए धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि जेल में कई कैदी पेशेवर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों के चलते जेल पहुंच जाते हैं। मेरे मन में था कि ऐसे बहुत कम कैदी होंगे जो अनायास घटी घटनाओं के चलते जेल में हैं। मेरी इच्छा है कि ऐसी कैदियों को मनोदशा बदलने के लिए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बजाए जाएं, तो एक अच्छा स्टेप है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है तो दोस्तों आपको बता दें हिजबुल्लाह या इस्लामिक स्टेट के मेंबर उससे जुड़ा हो सकता है गोरखनाथ मंदिर का हमला और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का बड़ा खुलासा कई खुलासे कर रहा है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने
करने की कोशिश करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठन हिजबुल या फिर इस्लामिक स्टेट का सदस्य हो सकता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण ने ये आशंका जताई है और ने कहा कि जिस तरीके से अहमद मुर्तजा अब्बासी ने चाकू से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, वो मध्य पूर्व के आतंकी संगठनों की तारीफ करता है और यही कारण है कि उसके अंदर खूंखार एक तरीके से बना हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, राजस्थान के करौली से हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। करौली राजस्थान सरकार किसकी है? कांग्रेस की। करौली में हिंदुओं का पलायन होने लगा है। पंपलेट लिख के कह रहे हैं कि वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगे, हमें कभी भी मार सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है का पोस्टर हिंदुओं ने लगाया। राजस्थान में करौली में हिंसा के बाद स्थानीय हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और वो इतने डरे सहमे हैं कि दूसरी जगहों पर अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। जली हुई दुकानों के बाहर हाथों में प्रॉपर्टी बिकाऊ है के पोस्टर लेकर खड़े हो गए हैं। स्थानीय हिंदू परिवारों में डर का माहौल है। प्रॉपर्टी बेचने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ऐसे ही एक हिंदू दुकानदार ने बताया कि हमारे पास पलायन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, हमें बाज़ारों का पैसा भी देना है, मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है और इस दहशत के माहौल में हम नहीं जी सकते हैं, इसीलिए हमने पलायन करने का फैसला किया है क्योंकि वो लोग आगे भी हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। तो ये हालात हो चुके हैं राजस्थान का, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन आज कांग्रेस सरकार होने की वजह से हिंदू पलायन करना शुरू कर दिए हैं। ये फ़र्क समझ सकते हैं भाजपा और कांग्रेस सरकार में, यही फ़र्क आप देख सकते हैं। बीजेपी सरकार होती तो जिहादी पलायन कर गए होते अभी तक। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों कोविड-19 के मसला जो है फिर से वो बढ़ रहा है और ये कारण है कि कोविड-19 के बढ़ते मसले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को दिल्ली, केरला, हरियाणा, मिजोरम और महाराष्ट्र को पिछले कोरोना के बढ़ते मामलों में बढ़ोतरी पर पत्र लिखकर सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा है। बात अगर मिजोरम की करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 123 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,25,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य में कोविड-19 से अभी तक 687 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 17% हो गई है, जो एक दिन में 13% थी। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें सारी निकल के आई हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई, भारत ने जो चेतावनी दी है, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं?